हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आज पार्ट नंबर 25 देखेंगे हम लोग। और आज के क्वेश्चंस में 221 नंबर क्वेश्चन से लेके 230 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे हम लोग। और अपने चैनल को जो इसमें जो जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यहाँ तक 230 नंबर क्वेश्चन तक जो भी पड़े हुए हैं, इन सभी को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बीच में जो थ्योरी कराई है इनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिए एक बार। अगर आपने देख चुके हैं तो आप उसको रिपीट करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप कई बार इसको देख लेंगे, अगर आपको याद हो गया तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक है ना, तो आप कोशिश करिए कि इनका एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 1 घंटे पर डे टाइम देना है आपको, तब आप अच्छी तरह से रिवीजन करके कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक गांव था आंध्र प्रदेश में, पोचमपल्ली गांव था। गांव का नाम था पोचमपल्ली गांव। ठीक है, तो वहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था और यहीं से सबसे पहली बार भूदान आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। तो पहली बात तो दो नाम ध्यान रखोगे। एक तो नाम हो जाएगा पोचमपल्ली, और 2022 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यही बना था पोचमपल्ली। और इस गांव की कुछ विशेषताएं भी हैं कि यहाँ पे पूरा आत्मनिर्भर गांव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पोचमपल्ली गांव को WTO की तरफ से इसको सबसे ज़्यादा पर्यटन के हिसाब से सबसे अच्छा गांव घोषित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में। एक क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात क्या है कि पोचमपल्ली गांव है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है, और यहीं से आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था भूदान आंदोलन। जब ये बहुत अधिक सफल हो जाता है उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में लागू किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखोगे भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में इसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन यही ध्यान रखेंगे आचार्य विनोबा भावे के बारे में। जब एक गांधी जी ने आंदोलन चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, कौन चलाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। हालांकि ये व्यक्तिगत समझ रहे हो ना, तो पर्सनली रूप से था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी ही थे। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम बार जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, या गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। और दूसरे व्यक्ति पूछ लेगा तो नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी। कभी कभी तीसरे भी पूछा गया है, तो तीसरे का नाम था ब्रह्मदत्त जी। ठीक है, ब्रह्मदत्त, यहाँ लिख देता हूँ ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? नेहरू जी। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। ठीक है, और अगर जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने, हमने आपको कल समझाया था आपको कि 1974 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे कहा गया था संपूर्ण जेपी क्रांति, या फिर कह ले सकते हैं संपूर्ण क्रांति, जिसको चलाया किसने था? जयप्रकाश नारायण ने। और इंदिरा गांधी को बुरी तरह से परेशान कर दिया था इन्होंने, तो इसीलिए इस आंदोलन को बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। और इसी आंदोलन के बाद से जनता पार्टी का उदय होता है, और आपको पता है मोरारजी देसाई बाद में PM भी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, हालांकि एक JP नारायण का एक आंदोलन और था 1942 में, जिसमें 9 नवंबर 1942 को इन्होंने हजारीबाग जेल में अपने साथियों के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाया था, जिसको बाद में नेपाल के जंगल में जाके इसका निर्माण किया था आज़ाद दस्ता का। ठीक है, किसका? आज़ाद दस्ता का। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए, गुप्त राजवंश है तो गुप्तों के समय सबसे ज़्यादा कला और स्थापत्य कला बहुत फेमस थी। ठीक है, ध्यान रखें, कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये बहुत फेमस थे। इनका कार्यकाल पूछ लेगा तो 240 से लेके 550 तक रहा था। 240 से लेके 550 तक रहा था। मेनली रूप से इसी स्थापत्य कला में यहीं पे टाइम में फिक्स किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थापत्य कला लगभग इसी काल में विकसित हुई थी। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे कि जो गुप्त काल का सबसे पहला मंदिर पूछा जाता है तो वो था दशावतार मंदिर।
दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। अब आप लोग एक कमेंट में बताना कि देवगढ़ कहाँ स्थित है। मैं कई बार क्लास में इस चीज़ को बता चुका हूँ, और कई बार मैंने इसको अब्बास स्वरूप भी बताया कि किस लिए कहाँ नहीं है और कहाँ पे है। तो आप लोग बताना देवगढ़ कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये उत्तर भारत का प्रथम मंदिर भी माना गया है, ध्यान रखोगे, ये उत्तर भारत का प्रथम मंदिर माना गया है, ठीक है। हालांकि जो विष्णु भगवान का तिगवा मंदिर बनाया है जबलपुर में, उसको भी बहुत ख्याति प्राप्त है। जो वो भी जो तिगवा मंदिर है, तिगवा मंदिर कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर, एमपी में, ठीक है, जबलपुर में, ठीक है। तिगवा मंदिर इसी को बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, और ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। और एक और मंदिर ध्यान रखोगे, नचना कुठार, वो भी कहाँ है? एमपी में स्थित है, नचना कुठार। ये सब मंदिर किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के फेमस मंदिर हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, और तिगवा भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, दशावतार भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और गुप्त काल को आपको पता है प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काल था, ठीक है। और गुप्त काल, गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म को ज़्यादा मानते थे, जो इसलिए विष्णु भगवान की पूजा ज़्यादा करते थे, ठीक है। और गुप्त वंश का अगर कभी चिन्ह पूछ ले तो गरुड़ चिन्ह इन्होंने पूजा था, ठीक है, गरुड़ चिन्ह। और इसीलिए ध्यान रखोगे कि गरुड़ की सवारी जो है, गरुड़ की सवारी जो है आज भी इंडोनेशिया के क्षेत्र में मानी जाती है, इंडोनेशिया क्षेत्र में मानी जाती है, ठीक है। और गुप्त काल के कुछ मेनली जो राजा हुए हैं गुप्त काल के, वो कौन थे? तो जो मतलब कि इनके समय में जो वैसे महान लोग जो हुए हैं, राजा क्या मेन लोग जो हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, और बराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, बराहमिहिर थे, बराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे। ये सब का नाम ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कभी कभी ऐसा सीधे से मिल जाता है। धन्वंतरी थे, ये सब नाम तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सब किस समय थे? गुप्त काल में थे, ठीक है। तो गुप्त काल स्थापत्य कला और स्थापत्य के लिए जाना गया, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था गरुड़ था, दशावतार मंदिर, तिगवा का मंदिर और नचना कुठार मंदिर, ये सब मंदिर के साथ फेमस थे, ठीक है, ध्यान रखोगे। और आर्यभट्ट, कालिदास, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये सब जो धन्वंतरी जैसे महान विभूतियां इसी समय में पाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखोगे। हाँ, 223 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। B.R. अम्बेडकर के जीवन पर आधारित जब्बार पटेल के कथा चलचित्र में अम्बेडकर जी की भूमिका किसने निभाई है, ठीक है। देखिए, इसमें आपको आंसर पता होना चाहिए, कौन था? मम्मूटी। कौन था? मम्मूटी, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवी बनाई गई है, ये समाज में समता और संघ की स्थापना के लिए बनाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखोगे। और इसमें मेनली यही दिखाया गया कि किस तरीके से जो अम्बेडकर जी ने जो समाज को चलाया था, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, ठीक है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी, अखिल भारतीय महादलित वर्ग की स्थापना की थी किसने? अम्बेडकर जी ने 1924 में, ध्यान रखोगे 1924 में। एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की? तो अम्बेडकर जी ने। कब की थी? तो 1924 में। बहिष्कृत हितकारी सभा, ठीक है, कौन सी? बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? 1924 में अम्बेडकर जी ने, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 नंबर। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? देखिए, इसमें अगर आप समझेंगे तो ये राजा थे कृष्णदेवराय। अब आप कहोगे कृष्णदेवराय तो बहुत महान शासक थे तो इन्होंने पुर्तगालियों से संधि कैसे कर ली? देखिए, जो राजा जितना ज़्यादा बलशाली था उसने उतनी ज़्यादा गलतियां भी की हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देवराय सेकंड भी महान था, लेकिन देवराय सेकंड ने तो मुस्लिमों को अपनी सेना में आमंत्रित कर दिया था, इसीलिए इसका जो साम्राज्य था इसके समय में ही डूबने लगा था, ठीक है। जिसने जिसने शरण दी मुसलमानों को, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इनके शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कृष्णदेवराय जो थे एक महान शासक थे, और इनको पता था कि हम जब तक हैं तब तक तो कुछ होना ही नहीं है। जैसे अशोक ने गलती की थी कि हम जो है
सारे अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, हम युद्ध ही नहीं करेंगे। तो इसी वजह से उनके समय में ही उनके जो साम्राज्य था वो सिकुड़ के छोटा होने लगा था। और बाद में उनके पास जब इतना ज़्यादा धन को बांट दिया था कि उनके पास कोष को खाली हो गया था। इसीलिए कुछ जो महान विद्वान थे उन्होंने लिखा हुआ है कि अशोक के समय ही मौर्य साम्राज्य जो है उत्थान पे गया, उसी के अशोक के समय ही विघटन पे भी आ गया था। ठीक है, इसीलिए कृष्णदेवराय का शासनकाल भी ध्यान रखोगे आप लोग। इन्होंने पुर्तगालियों से संधि भी की थी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हालांकि इनके समय में नहीं हो सकता था, ये महान थे, लेकिन बाद की पीढ़ियाँ इनकी कमज़ोर, मतलब लोग शासक जो हुए हैं वो कमज़ोर हुए हैं। इसकी वजह से उन लोगों ने जो है अच्छी पैठ बना ली थी। इसीलिए ध्यान रखोगे विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो कौन था? कृष्णदेवराय। इनका कार्यकाल कभी कभी पूछ लेता है, तो 1509 से लेके 1529 तक, 1509 से लेके 1529 तक। ठीक है, कृष्णदेवराय वाकई महान शासक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर ने अपनी बुक बाबरनामा में 2 शासकों का जिक्र किया है, सिर्फ और सिर्फ राणा सांगा और सबसे प्रतापी शासक माना है कृष्णदेवराय को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बाबर ने अपनी बुक बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी है। और हमने कल आपको बताया था कि जो आपको कल बताया था कि पूरे मुगलिया सल्तनत की, पूरे मुगल वंश की, पूरे मुगलिया सल्तनत की भाषा मेन कौन सी थी? जो राज की भाषा बोली गई कौन थी? फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये क्वेश्चन अक्सर कराया जाता है, अष्टदिग्गज किसके में थे? तो किसके में थे? तो कृष्णदेवराय के में। ठीक है, और इन्हीं के समय जो पांडुरंग थे ना, पांडुरंग महात्मा की जिनकी रचना थी तेनालीराम रामकृष्ण। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस चीज को, रचना इन्होंने की थी। ठीक है, और कृष्णदेवराय की कुछ उपाधियां आप लोग देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आंध्र भोज की उपाधि मिली थी। कौन सी? आंध्र भोज की उपाधि इन्हें मिली थी। ठीक है, आंध्र भोज की। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, आंध्र भोज की उपाधि किस लिए थी? इन्हीं को मिली थी। अभिनव भोज की मिली थी इनको, आंध्र भोज, अभिनव भोज, और एक और मिली थी आंध्र पितामह। ठीक है, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह। ठीक है, आंध्र पितामह, ये 3 उपाधियां इनको मिली थी। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर इनका एक मंदिर ध्यान रखो, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर, जो नागलपुर नामक नगर में बना है, इन्होंने ही निर्माण कराया था। और कृष्ण देवराय के दरबार में एक यात्री था जिसको पुर्तगाली यात्री था डोमिंगोस, वो आया था। ठीक है, कौन आया था? डोमिंगोस, पुर्तगाली यात्री आया था, ये पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, ध्यान रखोगे। कौन था? डोमिंगोस। तो आपको ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय अपने समय के सबसे महान शासक हुए हैं। 1509 से 29 तक इनका कार्यकाल रहा है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस इनके समय में आया था। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह नाम की उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और कृष्णदेवराय और राणा सांगा 2 राजपूत राजाओं का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। खुद बाबर ने इनके बारे में लिखा है कि ये महान शासक थे। ठीक है, और आपको बाबरनामा की बात बताऊं चाहिए, बाबरनामा जो बुक लिखी गई है ये तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। बाबर की है ऑटोबायोग्राफी है जो उसने खुद लिखी है। और पूरे मुगल वंश की भाषा पूछी जाएगी, कौन राज की भाषा कौन थी? तो फारसी भाषा थी। ठीक है, उम्मीद करते थे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कृष्णदेवराय की उपाधि और थी गजबेटकर। ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे, मुझे अभी याद आई है, आप लोग ध्यान रखेंगे उसको भी। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण लिखा है। क्या लिखा है? पुनः निर्माण। अगर निर्माण पूछ लेते तो किसका नाम लगाते? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन पूछा है पुनः निर्माण तो नाम लगाओगे रुद्रदामन का। ठीक है, रुद्रदामन का। ठीक है, अब रुद्रदामन का एक अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम था? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख कोई माना गया है कि ये संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख माना गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे इसी को, संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख माना गया जो लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये शक वंश का हालांकि लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। और ये बहुत ही सुंदर लेखन लिखा हुआ है जिसे सुलेखन कहा गया है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी इनका कार्यकाल कब से कब तक था रुद्रदामन का, तो 130 से लेके 150 एडी तक था। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में संगीत, व्याकरण, गणित सबका ज्ञान प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख में सबको बताया गया कि सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, और सुदर्शन झील के बारे में इसी में जिक्र किया गया है कि रुद्रदामन ने इसका
एक झील थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी और रुद्रदामन ने उसका पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, हालांकि इसके बारे में कई लोगों का नाम और भी आता है, जैसे स्कंदगुप्त का भी नाम आता है, ध्यान रखोगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, फिर अशोक का नाम आता है, फिर रुद्रदामन का नाम आता है, फिर स्कंदगुप्त का नाम भी आता है। ठीक है, और इन सबके जो राज्यपाल थे, चाहो तो आप कहीं नोट कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, और अशोक के राज्यपाल थे तुस्साप, नाम था तुस्साप। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के थे, इनका नाम था पुष्यगुप्त। इनके राज्यपाल थे ये, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और रुद्रदामन के थे सुबिसाक, क्या नाम था? सुबिसाक, क्या नाम था? सुबिसाक। ठीक है, इसके अलावा अगर स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो नाम था पर्णदत्त। स्कंदगुप्त क्या था? पर्णदत्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन लोगों ने जो झील का जो कामकाज था, इन लोगों ने कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पांड्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, देखो पांड्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानी क्या थी? मदुरै। यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मदुरै में इसकी स्थापना की गई थी। संगम काल में अगर पूछेंगे, संगम काल में पांड्य जो थे सबसे बलशाली रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, संगम काल में 3 हुए हैं। संगम काल में चेर, चोल, पांड्य। चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, ध्यान रखोगे, पांड्य। ठीक है, तो पांड्य के समय में 3 संगीतियाँ हुई थी, जिनका जिक्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट समझो तो इनको कहीं नोट कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, इसमें जो ऑप्शनल बना के देता है ना, कि ए से मिलाइए, बी से मिलाइए, सी से मिलाइए, तो जो मिलान वाला होता है उसमें ये बहुत आता है। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। एक मिनट रुकिए, हम आपको कहीं सही तरीके से बता देते हैं। देखिए, जो फर्स्ट संगम हुआ है, तो ये कहाँ हुआ था? मदुरै में। कहाँ हुआ था? मदुरै में। और इसमें जो मैन थे वो थे अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि। ठीक है, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी, अगस्त ऋषि। ठीक है, अगस्त ऋषि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगस्त ऋषि। और सेकंड वाले में भी अगस्त ऋषि ही थे, लेकिन तोलकापियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। सेकंड वाला हुआ कहाँ था? तो जगह का नाम आता है कपाटपुरम। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। ठीक है, कपाटपुरम। और इसमें भी अगस्त ऋषि ही मैन थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता की थी तोलकापियर ने। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, तोलकापियर ने एक बुक लिखी, रचना की है, जिसका नाम है तोलकापियम। क्या नाम है? तोलकापियम। और तोलकापियम तमिल भाषा का, जो तमिल है, तमिल भाषा का पहला व्याकरण है। ध्यान रखोगे, तमिल भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ मिलता है तो यही तोलकापियम है। ठीक है, ध्यान रखोगे, पहला ग्रंथ कौन सा मिलता है? तो तोलकापियम ही मिलता है, जो कि तोलकापियर ने सेकंड संगीति कपाटपुरम में इसको लिखा था। अब तीसरी संगीति की बात करेंगे तो ये कहाँ हुई थी? तीसरी संगीति होती है मदुरै में। कहाँ होती है? मदुरै में। पहली मदुरै में, दूसरी कपाटपुरम में, तीसरी मदुरै में। और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कियर ने। किसने की थी? तो नक्कियर ने। किसने की थी? नक्कियर ने। ठीक है, नक्कियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब अगर आगे चलेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पांड्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मदुरै में हुई थी। पांड्य की कैपिटल क्या थी? मदुरै थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब क्वेश्चंस को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 227। ठीक है, कौन सा है? 227। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 227 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए जरूर थे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्या बलबन के समय नहीं हुए थे? हुए थे। बलबन का बेटा भी मारा गया था इसमें तो। ठीक है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं हुए? हुए थे। क्या उसके समय नहीं हुए थे? क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश के समय नहीं हुए थे? सबसे पहला खतरा अगर पूछा जाए तो मंगोल आक्रमण का पहला खतरा किस समय हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय। आपको याद होगा, जब मैंने पढ़ाया होगा क्लास में, तो उसमें बताया होगा कि एक व्यक्ति था जो फारस का युवराज था, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्णी। हमने कहा था मंगवर्णी, याद कर लो, कौन सा? मंगवर्णी। और मंगवर्णी के पीछे पड़ा कौन था? चंगेज खान। और चंगेज खान पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, और इल्तुतमिश ने कह दिया मंगवर्णी से, भैया हमें मांग नहीं भरवानी है, हम अंदर नहीं आने देंगे आपको,
आप जो है यहीं से लौट जाइए। मांगबरनी को अंदर नहीं घुसने दिया और फिर भी चंगेज खान माना नहीं था, लड़ाई लड़ी थी थोड़ी मोड़ी, लेकिन इल्तुतमिश संभाल लेता है और अंदर नहीं एंट्री करने देता है भारत में। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि 1221 से लेकर 27 तक ये चला था, हालांकि भागता रहा ये मांगबरनी, और लेकिन घुसने नहीं दिया इल्तुतमिश ने। थोड़ा सा ये बहादुर टाइप का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक इसका वो था, क्या बोलते हैं इसको, जो लड़ाका था जो कि इसने सेनापति नियुक्त किया था, नाम था जफर खान। मैंने आपको बताया 4 थे इसके पास, 4 लड़ाके थे इसके पास, और नीचे साइड तो वो गया था 1000 दिनारी वाला, और ऊपर साइड में कौन था, जफर खान। तो जफर खान जो था, जफर खान मंगोल के आक्रमण के समय मारा जरूर जाता है, लेकिन जफर खान इतनी बुरी तरह से इनको पराजित करता है, बहुत बुरी तरह से पराजित करता है चंगेजों को, मतलब के मंगोलों को। ठीक है। हालांकि बलबन की बात करेंगे तो बलबन के समय आक्रमण होता है तो इसका बेटा था मोहम्मद। ठीक है, इसका बेटा था मोहम्मद, जिसकी 1285 में जिसकी मृत्यु जाती है, 1285 में मृत्यु होती है। किसका नाम था, इसका नाम था मोहम्मद। ठीक, ध्यान रखेंगे। और मंगोलों के आक्रमण से इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो खिलजी ने इसी के बाद जो सीरी का किला है ना, आप जानते हो दिल्ली में जो सीरी का किला बना है, इसी के बाद इसका निर्माण कराया था और इसको बहुत मजबूती प्रदान की थी। ठीक है, बार बार ये आ जाते थे ना, इसलिए। आगे देखिए, प्राचीन भारत में कौन विद्या का केंद्र नहीं था। ठीक है, तक्षशिला था, नालंदा था, आपको पता है, विक्रमशिला था। ठीक है, और कौशाम्बी नहीं था, कौशाम्बी नहीं था, यानी कि कौशाम्बी हो जाएगा आंसर अपना। देखिए, कौशाम्बी की बात करेंगे तो ये वत्स की कैपिटल थी। क्या, कि किसकी कैपिटल थी, वत्स महाजनपद जो था इसकी कैपिटल थी, आपको पता है। ठीक है, और अगर कौशाम्बी की बात करेंगे तो कौशाम्बी के जो अभिलेख है, एक कौशाम्बी का जो अभिलेख है, ये इसमें क्या जिक्र मिलता है, ये रानी कारूबाकी का जिक्र मिलता है, इसमें रानी कारूबाकी का जिक्र मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि अशोक की किस रानी का जिक्र उसके अभिलेखों में जिक्र मिलता है, तो एकमात्र रानी है रानी कारूबाकी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कौशाम्बी अभिलेख में ही इसका जिक्र मिलता है। रानी के दान की चर्चा इसमें की गई है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, मैंने जब क्लास में पढ़ाया होगा तो आपको जरूर बताया होगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। 229 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, किस युग की थी, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो आपको पता है ये सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। किस युग की थी, कांस्य युग की थी, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब देखिए, हड़प्पा के बारे में हम बहुत सारा कुछ आपको बता चुके हैं, फिर भी आज कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताएंगे आपको हड़प्पा के बारे में, जिससे कि थोड़ा सा आपको मतलब फायदा मिले थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ आपको बता दे रहे हैं, जैसे हड़प्पा जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगढ़, ये तीनों जगह कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रगढ़। ठीक है, ये तीनों जगह कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित हैं। लेकिन हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो सिंधु। और चंद्रगढ़ की बात करेंगे तो सिंधु नदी के किनारे ये भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पूछ लेंगे कालीबंगन, कालीबंगन, पहली बात तो कालीबंगन है कहाँ स्थित, तो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और कालीबंगन किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी है, घग्गर। इसके अलावा पूछ लेगा कि लोथल किस नदी किनारे है, लोथल। ठीक है, लोथल, लोथल पहली बात है कहाँ, तो ये गुजरात में, आपको पता है, बंदरगाह है किस नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा रोपड़ कहाँ स्थित है, रोपड़। ठीक है, रोपड़, रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में। और रोपड़ पूछ लेगा आपसे कि रोपड़ किस नदी किनारे है, तो रोस, सतलज नदी किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को। ठीक है, और अगर पूछ ले कि आलमगीरपुर, कौन सा पूछ ले, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पहली बात है कहाँ स्थित, तो ये मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है। और नदी कौन सी है, हिंडन, नदी कौन सी है, हिंडन। ठीक है, आपको कल मैंने पढ़ाया भी था कि सबसे पहले उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, और पूरब में कौन सा हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा कौन सा, आपका आलमगीरपुर।
और पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, सुतका गेंडोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब रंगपुर देखेंगे तो मादर नदी किनारे है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, बनवाली जो है ये रंगोली नदी किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है, दास नदी किनारे। ये सब मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर देखिए 230। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय की गई। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तब हो जाता है क्योंकि ये डलहौजी के टाइम में स्टार्टिंग हुई थी। और डलहौजी से आप ध्यान रखेंगे इसका कार्यकाल जो था 1848 से लेके 1856 तक था। 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल था। और इसने अपने समय में डाक विभाग की स्थापना, रेलवे की स्थापना, तार की स्थापना, ये सब स्थापना इसने अपने टाइम में की थी। इसीलिए इसे आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, 16 अप्रैल 1893 में, 1853 में इसने रेलवे की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने की थी 1854 में। 1854 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी को। थैंक यू दोस्तों।